हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतेंगे। हम कांग्रेस के प्रत्याशी जो भी वहां से होंगे, वो दीपेंद्र हुड्डा हो या कोई और हो, हम उनको परास्त करेंगे। राहुल गांधी जी से तो यही पूछ लो कि राहुल भैया आपकी जाति क्या है। हम जाति की सियासत नहीं करते हैं। झंडे जैसे 19 में गाड़े थे और विरोधियों के खूंटे उखाड़े थे, पाड़े थे, 24 में उससे भी बढ़िया परिणाम नतीजे लेके आएंगे पक्के तौर पर। दमदार एमपी है, धाकड़ एमपी है, जो कांग्रेस के परिवारवाद और वंशवाद पर कुठाराघात करके कांग्रेस को 19 में धूल चटा चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट हरियाणा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र चौहान जी मौजूद हैं। चलिए उनसे बातचीत करेंगे और जो चुनावी जो माहौल है उसको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। जी, आपको, आपके दर्शकों को, आपके सब सोशल मीडिया के मित्रों को प्रणाम। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है जी, पहली प्रतिक्रिया क्या आपकी इस पर? देखिए, अद्भुत चुनाव होने वाला है 2024 का। पिछले 2 चुनावों में या आज तक के चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल ने इतनी प्रखरता के साथ भारत को विकसित करने के लिए जनादेश नहीं मांगा होगा। अन्य अन्य मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते रहे हैं। 2024 का जो चुनाव है, जिसकी तारीखों का आज ऐलान हो गया, 7 चरणों में ये चुनाव होने वाला है। 15 अप्रैल से शुरू होकर के करीब करीब 97 करोड़ भारत के मतदाता इस चुनाव में मतदान करने वाले हैं अपने नई सरकार का चयन करने के लिए। ये चुनाव ऐसा है जहां भारतीय जनता पार्टी, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, वो देश की जनता से जनादेश मांग रहा है अपने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। तो इस मायने में ये अद्भुत अनूठा चुनाव होगा। एक ऐसा चुनाव जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन एनडीए के लिए 400 पार का एक संयुक्त लक्ष्य रखा है। हमने 400 पार एनडीए को लेकर के जाना है और 370 अनुच्छेद हटाने वाली भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता 370 सांसदों के रूप में 370 तिलक लगाकर या 370 कमल भेंट करके उसका अभिषेक करने वाली है, अभिनंदन करने वाली है। ये चुनाव वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, अद्भुत चुनाव है। चौहान जी, अगर हम बात करें हरियाणा की 10 सीटों की, तो उस पर क्या लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि इस बार जो है हम सीटें निकालेंगे। देखिए, कांग्रेस का पिछला रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। कांग्रेस ने तो 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, देश भर से ये आवाज़ आ रही थी, कांग्रेस तो तब भी सारी की सारी सीटें जीतने का दावा कर रही थी। कांग्रेस तो 2019 में ये भी कहती सुनी गई थी कि देखिए, अब तो नरेंद्र मोदी जो हैं इनको गुजरात हम भेज रहे हैं। और 2019 में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस किस तरह के हल्के दर्जे के आरोप लगाए थे, घटिया स्तर की टिप्पणियां की थी। उस सब के बावजूद, तमाम तरह के विपक्षियों के प्रपंच और प्रोपेगेंडा के बावजूद, 14 में जिस मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए थे, 19 में हम घटे नहीं, हम बढ़े। 19 और 24 के बीच में देश का मानस किस तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है, ये तो कोई साधारण व्यक्ति भी महसूस कर सकता है। अब कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आती या उनको सच्चाई स्वीकार ही नहीं करनी, ये समस्या उनकी है। परंतु देश का मन, देश का मानस साफ तौर पर ये इंगित कर रहा है कि भारत को नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चाहिए और उनके नेतृत्व में भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, वो गति किसी मायने में जोखिम में नहीं पड़नी चाहिए। ये साधारण मतदाता की सोच है। हरियाणा की बात करता हूँ। अगर हम बात करें, हरियाणा की सबसे हॉट सीट जो है वो रोहतक बनी हुई है। जी। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है वहां से चुनाव लड़ाने के लिए। देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी को जो लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं हैं, उन्होंने अपनी आंखें, कान, बुद्धि वो लगता है खूंटी पर टांग कर रख दिए हैं। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ से सांसद हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उन्होंने
पूरी ताकत से पिछला चुनाव लड़े भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के परिवार को, कांग्रेसी कुनबे को हराया था कि नहीं हराया था। वे भारतीय जनता पार्टी के आज के सांसद भी हैं। वे कुछ देर में हमारे प्रत्याशी के रूप में घोषित हो भी सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि वही लड़ने जा रहे हैं जब तक कि केंद्र का हमारा संसदीय बोर्ड, हमारी राष्ट्रीय इलेक्शन कमेटी निर्णय नहीं करती, परंतु हमारे पास तो एक सिटिंग एमपी है वहाँ, और दमदार एमपी है, धाकड़ एमपी है, जो कांग्रेस के परिवारवाद और वंशवाद पर कुठाराघात करके कांग्रेस को 19 में धूल चटा चुके हैं। 24 में डॉक्टर अरविंद शर्मा प्रत्याशी हों, अगले चंद घंटों में इस बारे में निर्णय हो जाएगा, या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी दूसरा कार्यकर्ता भी मान लीजिए उनके स्थान पर लड़ता है, तो 19 से बेहतर अंतर के साथ हम कांग्रेस के प्रत्याशी जो भी वहाँ से होंगे, वो दीपेंद्र हुड्डा हों या कोई और हों, हम उनको परास्त करेंगे। 19 और 24 में बहुत अंतर आया है साहब। देश ने साफ तौर पर एक चीज़ देखी है, एक तरफ कांग्रेस, जो कांग्रेस 370 अनुच्छेद को सत्ता में आने पर वापस लागू करने की देश तोड़क बात करती है। एक तरफ वो कांग्रेस जो पहले भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का विरोध करती है, उसको सांप्रदायिकता के लबादे में लपेटकर नकारात्मक टिप्पणियां उस पर करती है, फिर भगवान श्री राम को कहती है एफिडेविट देकर, अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर जिस पार्टी की सरकार और नेताओं ने ये कहा कि राम तो काल्पनिक हैं, एक तरफ वो कांग्रेस है। एक तरफ वो कांग्रेस है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश में 500 साल के संघर्ष की परिणति के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का बाल रूप अयोध्या में उनके मंदिर में, उनके जन्मस्थान पर स्थापित हो गया, कांग्रेस को निमंत्रण दिया गया कि भाई तुमने जो करना था कर लिया था, विरोध तुमने बहुत करा, पर अब तो मंदिर बन गया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बन गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए था, तभी मंदिर बना। अब तो आ जाओ, तो राम के मंदिर का विरोध, राम को काल्पनिक बताना, और फिर मंदिर बनने पर भी निमंत्रण स्वीकार न करने वाली कांग्रेस है। दूसरी तरफ इसके विपरीत, दूसरी तरफ कौन खड़े हैं? दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं। 370 अनुच्छेद को उखाड़ फेंका नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जिन्होंने, सुनिए मेरी एक बात, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ला करके खड़ा कर दिया, जिन्होंने भगवान श्री राम लला के मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया और गर्व से जाकर के वहाँ उस पूजन में, प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल हुए। तो भाई रोत तकाड़े बावड़े हैं क्या? राम विरोधी कांग्रेस का नहीं खड़े होंगे। रोत तकाड़े राम वाले हैं, वो राम विरोधी नहीं हो सकते, और मैं मानता हूँ घिसकाट देंगे कांग्रेस की के। चौहान साहब, पीएम साहब हरियाणा आते हैं जी, खट्टर साहब की तारीफ करते हैं जमकर, और उसके बाद उन्हें रातों रात पद से हटा दिया जाता है। ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ? देखिए, नज़रिए का अंतर है। आपको लगता है कि उन्हें हटाया गया है, हमारे यहाँ इसको कहते हैं दायित्व बदलना, जिम्मेदारी में परिवर्तन करना। भारतीय जनता पार्टी में किस कार्यकर्ता से, किस नेता से कब कौन सा काम लेना है, ये बड़े नेता, शिखर नेतृत्व करता है। ये कोई परिवार का, कुनबे का मामला नहीं है कि यो मानस मुख्यमंत्री सारी उम्र रहेगा, इस परिवार का ही बढ़ना चाहिए, यो मुख्यमंत्री रहेगा, यो प्रधानमंत्री रहेगा, और घर तय बार चौधर जानी नहीं चाहिए। नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित दल है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता, मनोहर जी ने बेहतरीन काम किया। मैं इसको स्पष्ट करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर जी ने अद्भुत बेहतरीन काम किया। प्रधानमंत्री जी उनके उसी दिन थोड़ी प्रशंसक बने जिस दिन रेवाड़ी में आए थे, बरसों से उनके प्रशंसक हैं। मनोहर जी से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी शामिल हैं, उन्होंने ये तय किया कि केंद्र की राजनीति में उनसे और बड़ा काम लिया जाना है, तो दूसरे कार्यकर्ता को अवसर दे दिया। हमारे यहाँ तो पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को सहजता से उसके लिए स्थान खाली करती है, और नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए।
24 में हम और ताजगी के साथ, नवीनता के साथ 24 के दंगल में, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और मनोहर जी के मार्गदर्शन में जा रहे हैं, जीतेंगे। झंडे जैसे 19 में गाड़े थे और विरोधियों के खूंटे उखाड़े थे, पाड़े थे, 24 में उससे भी बढ़िया परिणाम, नतीजे लेके आएंगे पक्के तौर पर। चौहान साहब, विपक्ष लगातार ये बात उठा रहा है कि जनता जो है नाराज थी खट्टर साहब से और उसी का परिणाम है कि उन्हें बदला गया है, अब चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी कहें। विपक्ष के बारे में तो मुझे ये कहना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मनोहर जी वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हरियाणा में मेरिट का राज बहाल किया। मनोहर जी से पहले नौकरियां मिलती थी जाति देख के, जिला देख के, नोटों का जोड़ा ले दे के, खर्ची पर्ची के आधार पर नौकरी मिलती थी। आप भी जानते हैं, देश का नौजवान बच्चा जानता है इस बात को। मनोहर जी ने बिना खर्ची पर्ची के कांग्रेस के 10 साल से ज़्यादा, जितनी उन्होंने 10 साल में नौकरियां दी उससे ज़्यादा 1.25 लाख पक्की नौकरियां दी। हरियाणा के 5900 गांवों में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था कर दी। हजारों की संख्या में हमारे जोहड़ तालाब उनको बेहतर बना दिया। मैं गिनवाता चलूं तो 1 घंटा उनके कार्यकाल में जो व्यवस्था में बेहतरी हुई है उनका उल्लेख कर सकता हूं। आपको याद है क्या? आप भी गांव के रहने वाले हो, मैं भी गांव का रहने वाला हूं। मेरे आपके पुरखे सैकड़ों सालों से जिस जमीन में रहते थे, जिस मकान, हवेली, बाड़े को अपना कहते थे, उसका कोई मिल्कियत नहीं थी उनके पास, कब्जा था बस। कोई कागज में उनका हक बोलता नहीं था। लाल डोरे के भीतर रहने वाले किसी भी हरियाणवी के पास अपने घर, मकान, दुकान, बाड़े का कोई दस्तावेजी अधिकार नहीं था। मनोहर जी ने स्वामित्व योजना के तहत हर हरियाणवी को जो गांव में रहता है, लाल डोरे के भीतर रहता था, उसको उसकी जमीन का मालिकाना हक दिया। मैं ढेर सारी बातें, एक और इंटरेस्टिंग जो चीज़ सबको प्रभावित करती है, किसान को प्रभावित करती है। कभी कभी लोग कहते हैं किसानों के विरोधी है। बावड़े भाइयों, किसानों के विरोधी वो थे जो किसानों पर गोलियां चलवाते थे। किसानों के पक्षधर हम हैं जो किसानों के खाते में उनकी फसल के दाम तय अवधि में डाल देते हैं। आड़ती के खाते में नहीं, किसान के खाते में डालते हैं। और अगर देर हो जाए ना, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन की, तो उसका ब्याज भी देते हैं। क्या जो एंटी इनकम्बेंसी थी, क्या उसे खत्म करने के लिए बदलाव किए गए सारे? मैं फिर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को अक्सर डिफीट करती है। मैं हमेशा तो नहीं कहूँगा, अक्सर डिफीट करती है। भारतीय जनता पार्टी की किसी राज्य में सरकार बनने लगती है तो फिर बनती चली जाती है। इसलिए हम कहते हैं हम एंटी इनकम्बेंसी पैदा ही नहीं होने देते, प्रो इनकम्बेंसी होती है हमारे यहाँ। तो मनोहर जी ने जो काम किए, नायब जी उनको आगे बढ़ाएंगे और पहले से भी बेहतर परिणाम हम 24 में लेकर आएंगे। विधानसभा में, लोकसभा में तो पहले से बेहतर क्या लाएंगे? 10 थी, 10 होंगी। 10 में तो 11 सीट आने का खाना को नहीं, जो वो भी होता तो 10 में तो 11 जितवा देते हरियाणा के लोग। एक आपकी सरकार को बार बार पोर्टल सरकार कहते हैं कि जो भी पोर्टल आपने बनाए हैं उनमें दिक्कतें आती रहती हैं, विपक्ष लगातार इसको मुद्दा बना रहा है। देखिए, पोर्टल समेत कोई भी जब नई चीज़ शुरू होती है, आप अपने घर में रंगाई पुताई कराओ। दिवाली वाले दिन, दिवाली से हफ्ता पहले हम साफ सफाई करते हैं ना, या नवा मकान बनाओ, शिफ्ट करो पुराने मकान में तो नवे में, कई दिन तक कुछ चीज़ें उनका हिसाब किताब नहीं आया करता। नवी चीज़ जब भी कोई शुरू होगी उसमें छोटी मोटी दिक्कत आया करे, लेकिन पोर्टलों ने हरियाणवियों की ज़िंदगी को सुगम बनाया है। उदाहरण देता हूँ, हमारी सरकार बनने से पहले और पोर्टल वाली व्यवस्था लागू होने से पहले मित्रवर, हरियाणा का ग्रामीण, चाहे वो सांपड़ा का हो, गढ़ी सांपड़ा का हो, सांगी का हो, किलोई का हो या मेरे गांव गोंदर का हो, पेंशन बनवाने के लिए दर दर की ठोकरें खाया करता था। अफसरों के चक्कर काट काट के उसकी एडियां घिस जाया करती, जुतियां घिस जाया करती, और बाजा तो तंग आके न्यू कह दिया करता काल आके कि भाई अपनी पिलसण अपने दौरे रखो, हमने नहीं बनवानी, या फिर रिश्वत दे के बनती थी। हमने क्या कर दिया? पोर्टल बना दिया और परिवार पहचान पत्र के साथ समाज कल्याण विभाग को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही किसी हरियाणवी की उम्र अब 60 साल होती है तो किसी को पेंशन के लिए आवेदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
उस पोर्टल की वजह से ही ऑटोमेटिकली पेंशन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ना कोई पेंशन की चोरी कर सकता है, ना कोई ठगी मार सकता है, ना बुजुर्गों को प्रदेश के परेशान होना पड़ता है। पोर्टल बने तो ये हो गया, कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे, आपको याद है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ये कहा था मित्रवर कि मैं दिल्ली से अगर 100 रुपये भेजता हूं तो असंध में, करनाल में जिसके लिए वो पैसा भेजा जाता है, पहुंचते पहुंचते 15 रुपये रह जाते हैं, 85 रुपये सिस्टम वाले खा जाते हैं। चोर, दलाल, डकैत जो बैठे हुए थे दौड़ कपड़ ये नेता पीजे हैं। ये मैं नहीं कहता, राजीव गांधी ने स्वयं स्वीकार किया था। आज पोर्टलों के कारण, डिजिटल लेन देन के कारण, ये सरकार जिसको पोर्टल वाली सरकार कह करके कुछ लोग नकारात्मक प्रचार करते हैं, इन्हीं पोर्टलों के कारण जब किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए का बटन नरेंद्र मोदी जी देश के किसी भी हिस्से में खड़े होकर दबाते हैं तो आपके मेरे खाते में, क्योंकि हम सब किसान पुत्र हैं, गांवों के रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं सबके पास छोटा बड़ा जमीन का टुकड़ा है खेती वाला, तो हर किसान के खाते में नरेंद्र मोदी के बटन दबाते ही 2000 का बटन दबता है तो 2000 ही आते हैं। उसमें से 85% कोई चोरी नहीं कर पाता। ये पोर्टलों ने जीवन को सुगम बनाया। हाँ, खराब तो आप गाड़ी पे चल लो, बढ़िया तो बढ़िया गाड़ी में सड़क पर उतरो, पंचर हो जाया करें, पंचर लगवाओ, कहीं कोई कमी आ गई उसको ठीक करो और आगे बढ़ जाओ। चौहान साहब, अगर बात करें आपका जो पिछला 2019 में जो आपका घोषणा पत्र था, आप लोगों ने इसमें कई वायदे किए थे कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे। किसान आंदोलन कर रहे हैं, आपने कहा था कि 2022 तक पक्के मकान देंगे, अभी भी लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं। आप लोगों ने कहा था कि हम शराब के जो ठेके हैं वो गाँव से बाहर निकाल देंगे। काफ़ी सारे गाँव में अभी भी हंगामा हो रहा है, तो अभी तक ये वादे पूरे क्यों नहीं हुए? अगर तो मेरे घोषणा पत्र को आप लेकर बैठ जाएंगे तो मैं एक एक बिंदु पर भी उत्तर दे सकता हूं, परंतु 2-3 पॉइंट्स आपने छेड़े हैं तो उनका जवाब मेरे पास तैयार है। साहब, गांव से ठेका बाहर निकालने का एक नियम है, प्रावधान है। पंचायत को समय रहते ग्राम सभा करके प्रस्ताव पारित करके इंटीमेट करना होता है। जो समय रहते इस काम को कर देते हैं तो चलती है गाम राम की। इसमें सरकार की कौन चाल है? गाम राम ने, ग्राम सभा ने जो फैसला कर दिया वो चलेगा। ये तो रही ठेकों की बात। रही बात मकान देने की गरीबों को, हमने 4 करोड़ से ज़्यादा देश भर में मकान बनाए हैं और गरीबों को हस्तांतरित किए हैं, और लोगों को भी आने वाले समय में तेज गति से हम मकान देने वाले हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत करके भी उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। थोड़ा सा झटका कुछ योजनाओं की गति कम करने में कोविड के कारण 2 साल सारी दुनिया के बर्बाद हुए हैं, मारे मारे को नहीं हुए, लेकिन हमने परफॉर्म किया है। हमने 12 करोड़ के लगभग घरों में निःशुल्क नल से जल पहुंचाने की नई व्यवस्था की है। उज्ज्वला योजना के तहत ऐसे ही 11-12 करोड़ घरों में रसोई गैस का कनेक्शन, चूल्हा हमने पहुंचा दिया है। ऐसे ही करोड़ों की संख्या में शौचालय भी हमने बनाए हैं। तो हमने जो काम किए हैं ना वो अद्भुत हैं। इसी सरकार में देश में 18,000 गांव ऐसे थे नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से पहले, भाई साहब, जहां बिजली का लट्टू तो दूर की बात है, तार बिछोना तो दूर की बात है, खंभे भी कोनी थे। हमने एक एक गांव में बिजली पहुंचाई है। हमने 50 करोड़ हिंदुस्तानियों को जो बैंक के दरवाजे के सामने से तो निकल जाते थे लेकिन अंदर घुसकर ये कभी देख नहीं पाए थे कि बैंक में हुए के है, अम्बीस में भीतर जा सका, मारे भी बैंक कुछ काम आ सके। हमने 50 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते खोलकर इस देश के गरीब का अर्थव्यवस्था में, आप ये कहिए समायोजन कह लीजिए, समावेश कह लीजिए, उसको स्वाभिमान के साथ देश की मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाया। बताइए ये परिवर्तनकारी काम है कि नहीं? राहुल गांधी पिछले दिनों लगातार ओबीसी की बात उठा रहे हैं, तो क्या उसी की वजह से नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया कि ओबीसी चेहरा बने? भारतीय जनता पार्टी जाति की सियासत नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के नेता और विश्व नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि ये जो जन्म वाली जाति है ना, इसके स्थान पर
आज हम ये मानते हैं कि जातियां देश में 4 ही हैं। किसान है अन्नदाता, नारी शक्ति है, गरीब है, युवा है। इन जातियों के लिए हम काम करते हैं। हां, कांग्रेस जिसने देश को बंटवाया साहब, जिस कांग्रेस के शासनकाल में भारत का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ, मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान काट करके दे दिया हिंदुस्तान के भारत माता की भुजाएं काटकर, वो कांग्रेस अब देश को जाति के आधार पर बांटने के लिए कहीं ओबीसी की बात करती है, कहीं वो महादलित की बात करती है, कहीं जातिगत सर्वेक्षण की बात करती है। हम जब काम करते हैं हर जाति के लिए काम करते हैं, या यूं कहिए कि वो जो 4 बड़ी व्यापक पैमाने पर जातियां जिनको प्रधानमंत्री जी ने कहा उनके लिए करते हैं। हम जाति की सियासत नहीं करते हैं। जाति की प्रतिगामी सोच वाली, छोटी सोच वाली राजनीति वो लोग करते हैं जिनके पास नरेंद्र मोदी जी के हिंदुत्व का कोई जवाब नहीं है, जिनके पास नरेंद्र मोदी जी के राम का कोई जवाब नहीं है, जिनके पास नरेंद्र मोदी जी के विकास के काम का कोई जवाब नहीं है। हारे नकारे लोग जाति के सहारे तरना चाहते हैं। ऐसा उनका जो मकसद है, उनकी जो मंशा है, ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। राहुल गांधी को तो यही पता नहीं चलता। राहुल गांधी की हालत ये है कि कोई किम में लिख के दे दो, वो बोल दे है और फिर 15 दिन उसमें हंसी का पात्र बना रहेगा। तो राहुल गांधी की अपनी कोई विजन नहीं है, कोई नजरिया नहीं है। राहुल गांधी जी से तो यही पूछ लो कि राहुल भैया आपकी जाति क्या है। वो जाति जाति चिल्लाने वाला राहुल किस जाति का है? अगर जाति की ही बात करनी है तो राहुल गांधी बता ही नहीं पाएगा। तो वो व्यक्ति जिसकी अपनी जाति कंफर्म्ड नहीं है, जिसका अपना पंथ, संप्रदाय, पूजा पद्धति क्या है उसको लेकर गजब का कंफ्यूजन है, वो देश को जाति का पाठ पढ़ाने चला है, वो देश को जातियों में बांटने चला है। हम जाति की बेड़ी से देश को मुक्त कराकर भारत को, प्रत्येक भारतवासी को एक जाति, जैसे हरियाणा में मनोहर जी ने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ऐसे ही पूरा हिंदुस्तान एक है, प्रत्येक भारतवासी एक जाति का है। तो इस सोच पे काम करते हैं भाई साहब। चौहान साहब, छोटा आंसर देना बिल्कुल कि अब क्या प्लानिंग है आपकी हरियाणा की जो 10 सीटें हैं लोकसभा की उसको लेकर और विधानसभा की सीटों को लेकर? देखिए, अभी तो लोकसभा का चुनाव है। हम आज करनाल में बैठे हैं। करनाल को भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी दिए हैं मनोहर लाल जी के रूप में, जो अपने आप में एक, जिन्हें आप राजनीति में संत कह सकते हैं। सफ़ेद वस्त्रों में काम करने वाले सन्यासी आप जिनको कह सकते हैं, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति, रोहतक के रहने वाले हैं, रोहतक अड़ा ने तो यह बात समझ में आनी चाहिए, उनके हिस्से में जो घर का हिस्सा आवे था, खेत की ज़मीन आवे थी। मनोहर जी ऐसे इकलौते शख्स हैं हरियाणा की राजनीति में, तो कम से कम देश में नरेंद्र मोदी होंगे, और भी कोई हो सकता है, जिन्होंने अपनी सारी व्यक्तिगत संपत्ति वो या तो दान कर दी है किसी संस्था को, या फिर राष्ट्रीय राहत कोष में, प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करा दी है। तो हमें मनोहर जी को करनाल से हम देश में सर्वाधिक अंतर से जिताएं, इस लक्ष्य के साथ, इस योजना के साथ हम करनाल में काम कर रहे हैं। हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतेंगे। जातिवादी, क्षेत्रवादी, भ्रष्ट लोगों को, मेरिट के हत्यारे लोगों को लोकसभा में हम किसी एक सीट पर जीत के करीब भी नहीं फटकने देंगे। और ये मैं जनता के भरोसे कह रहा हूं साहब, हरियाणा की जनता का मन नरेंद्र मोदी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो सुना आपने, ये वीरेंद्र चौहान है जिनका साफ तौर से यही कहना है कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीतेगी, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।